एवरीवन, सो दिस इज सुरी पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ में एक टॉपिक है डावर, मीन्स इसको हम लोग इस्लामिक भाषा में मेहर कहते हैं और इंग्लिश टर्म में इसको हम लोग डावर कहते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो मेहर है और जो मेंटेनेंस है सेम चीज़ है, लेकिन नहीं, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड जो उसमें डावर में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो लोग सोचते हैं मूवेबल होता है कि इमूवेबल होता है। तो इन सब के डिस्कशन आज हम लोग करेंगे कि डावर है क्या, डावर का पर्पस क्या है, टाइप्स ऑफ डावर, और इसके कुछ केस लॉ भी हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। One of the strong contention against Muslim marriage is being a contractual, not a agreement. It is a basically meher is a operating as it is a consideration amount to complete the formality of contract. Now this viewpoint is enormous and it is a wrong because the fact meher is a payment from husband to the wife as a mark of respect as well as ensure security. Which is security? Economic security. Economic security to her in the case of dissolution of marriage, and it has many perhaps use a particular amount. So ये तो व्यू पॉइंट था लोगों का कि मेहर को वो लोग क्या समझते हैं कि वो है क्या और वो असल में है क्या। तो इसको हम लोग एक एलोबरेट ढंग से सीखते हैं कि पढ़ते हैं कि ये है। Justice Muhammad, in the case of Abdul Qadir vs. Salima, held that dower under the Muslim law is a sum of money or other property promised by husband to be paid or delivered to the wife in consideration of marriage. मैरिज के दौरान जो ये डावर है वो दिया जाता है फ्रॉम हस्बैंड टू द wife, and even that amount is not fixed during the marriage, then the law confers right of dower upon the wife. अगर ये अमाउंट फिक्स नहीं है मैरिज के दौरान कि कितना पैसा देना है वाइफ को, मतलब मेहर देना है, तो भी जो लॉ है कन्फर करता है राइट ऑफ डावर अपॉन द वुमेन, अपॉन द वाइफ। जैसे सुलेमान ने भी एक जजमेंट दिया था इस जजमेंट के कॉन्ट्रेरी में, और जो जस्टिस मोहम्मद का केस था उसमें ओवरऑल यही बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट कि जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर जो जस्टिस सुलेमान थे एक केस में उन्होंने भी कॉन्ट्रेरी जजमेंट दिया था कि जो डावर का पैसा होता है इट इज़ अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन। और अब हम लोग पर्पस ऑफ डावर की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस या जो भी ये डावर है प्रोवाइड करता है वुमेन्स को, दैट इज डावर सर्व इनडायरेक्ट चेक अपॉन द हस्बैंड अनब्रिल्ड पावर। जैसे कि हस्बैंड का सब लोग जानते हैं कि सोसाइटी में वाइफ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावर है, अनब्रिल्ड पावर है, मीन्स बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये जो मेहर का जो रकम होता है या जो मेहर का अमाउंट होता है वो वुमेन्स को इनडायरेक्ट चेक देता है अपॉन द हस्बैंड अनब्रिल्ड पावर। It may also serve the purpose of substance for the woman in the case of dissolution of marriage, and for further cases more it is uphold the wife's dignity. And it is a precisely reason why Supreme Court held in the case of M.A. Mohammad Ahmad Khan versus Sabana Bano बेगम केस। आप लोगों ने इस केस के बारे में बहुत सुना होगा, और अगर इस केस के डिटेल के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करिएगा और मैं आपको इस केस के लिए भी डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो इस केस में जो जस्टिस थे उन्होंने पॉइंट आउट किया था मेहर के बारे में। उन्होंने बोला था जो मेहर का रकम होता है ये जो कंसिडरेशन ऑफ मैरिज के लिए नहीं रहता है, रेदर दिन इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ द बाइंडिंग द मैरिज। मैरिज को स्ट्रांगली बाइंड करने के लिए मेहर का रकम दिया जाता है, ना कि कंसिडरेशन ऑफ मैरिज के लिए दिया जाता है। अब हम लोग का दूसरा जो सब टॉपिक है दैट इज़ अ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ डावर। अगर आप मुस्लिम लॉ में पढ़ा होगा तो आप लोग ने सेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक सुन्नी सेक्ट होता है और एक सिया होता है, एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं और सिया मुस्लिम होते हैं। तो जो सुन्नी मुस्लिम में देखेंगे कि कैसा डावर का अमाउंट कैसे कैसे मैक्सिमम और मिनिमम कितना दिया जाता है, और हम लोग देखेंगे फिर सिया में कैसे था। तो जो सुन्नी साइड होता है उसमें कोई भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं रहता है, वैसे सिया में कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं होता है, बट देयर इज अ टेंडेंसी नॉट टू फिक्स मोर देन 500 दिरहम। 500 दिरहम से ज़्यादा हम लोग फिक्स नहीं कर सकते मेहर के अमाउंट को।
और यहाँ पे सुन्नी में मिनिमम, हनाफी स्कूल में अगर देखें तो 10 दिरहम से ज़्यादा नहीं कर सकते, मलिकी स्कूल में देखें तो 3 दिरहम से ज़्यादा नहीं कर सकते, और सफ़ई स्कूल में देखें तो उसमें कोई भी अमाउंट, कोई मिनिमम अमाउंट रहता ही नहीं है। नाउ कम टू दी सेकेंड मतलब सब टॉपिक, दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ डावर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डावर टॉपिक का, दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ डावर। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ डावर कैसे है, और मैं अभी आपको बता के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज अ टाइप्स ऑफ डावर। ये आपके एग्जाम में भी आता है, कॉलेज के भी एग्जाम में आता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। सो इसमें ये है कि जो डावर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पेसिफाइड डावर एंड सेकेंड इज अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर को हम लोग कहते हैं मेहरे मुसम्मा, MAHR मतलब डैश आई डैश मुसम्मा, MUSAMMA, मोहरे मुसम्मा। और अनस्पेसिफाइड को क्या कहते हैं? मेहरे मिसल, मेहरे मिसल, MISAL। जो स्पेसिफाइड डावर है उसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ प्रॉम्प्ट डावर एंड डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को हम लोग बोलते हैं मुअज्जल, MUAJJAL, मुअज्जल। एंड डेफर्ड डावर को हम लोग बोलेंगे MUWAJJAL। अब हम लोग इसको याद करने का मैं तरीका बताऊं, जैसे मैं याद की हूँ। मुअज्जल, आजकल मेकअप आर्टिस्ट को हम लोग मुआ कहते हैं, तो उससे हम लोग MUA ले लेंगे, और जल JAL, जो पानी होता है हम लोग जल कहते हैं, उसमें डबल J सिर्फ लगा देंगे तो मुअज्जल हो जाएगा। और यहाँ पे बस यहाँ पे W लगाना है, इसमें लिखना है MUWAJJAL, MUWAJJAL। मैं इसी तरीके से याद की हूँ, आप भी होप सो आप भी ऐसे याद कर सके तो कर लीजिएगा, और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। और मैंने बता दिया अनस्पेसिफाइड को कहते हैं मेहरे मिसल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्पेसिफाइड डावर क्या होता है, अनस्पेसिफाइड डावर क्या होता है, डिफर्ड डावर क्या होता है, प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है। सो जो स्पेसिफाइड डावर होता है उसको तो नाम से ही हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। स्पेसिफाइड डावर में जो डावर का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, इट इज़ अ फिक्स्ड बाय अ रिटन और इट कैन बी ओरल। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं मेहरे नामा। आप लोग मूवीज़ में, सीरियल्स में, या मुस्लिम जो भी सीरियल्स आज चलते हैं इसमें सुना होगा मेहरे नामा। तो ये शादी के टाइम पे ये एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, इट कैन बी ओरल ऑल्सो। सो इसको मेहरे नामा कहते हैं। What if the marriage is done by on behalf of सहरी, SHARRI, सहरी। अगर मैं प्रोनाउंस गलत नहीं कर रही हूँ तो यही है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मुस्लिम मैरिज में अगर किसी माइनर बच्चे का शादी होता है और किसके बिहाफ पे, गार्जियन के बिहाफ पे, तो जो ये मेहर का अमाउंट कौन फिक्स करता है, कौन लायबल है पेमेंट के लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग मुस्लिम लॉ के अंडर सिया और सुन्नी का देखते हैं कि गार्जियन का रोल, तो जो सुन्नी साइड वाले होते हैं तो सबसे पहला रोल होता है फादर का। अगर फादर नहीं है तो पेरेंटल ग्रैंड फादर का, अगर पेरेंटल ग्रैंड फादर नहीं है तो मदर का, एंड मदर नहीं है तो रिलेटिव का, एंड रिलेटिव नहीं है तो क्या बोला जाता है कि स्टेट का होता है। और सुन्नी में सिया में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, फादर का रोल होता है, और अगर फादर नहीं है तो पेरेंटल ग्रैंडफादर का होता है। तो इन सबको देखते हुए सुन्नी में अगर हम लोग डावर का बात करते हैं तो जब इफ द डावर इज फिक्स्ड बाय गार्जियन, गार्जियन द्वारा अगर डावर फिक्स किया गया है तो इवन गार्जियन इज नॉट पर्सनली लाइबल टू पे until and unless he is given a personal undertaking to pay for it on behalf of her child। मतलब जब तक वो लोग मतलब वो लोग पेएबल तो नहीं है, अगर भले वो ना फिक्स किया है मेहर का अमाउंट, लेकिन वो लोग पर्सनल लाइबल नहीं है पेमेंट के लिए। लेकिन जब तक अगर वो अंडरटेकिंग ना देते, मतलब अगर वो लिख के कहीं देते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि नहीं मैं पे करूंगा अगर मेरा बच्चा नहीं करेगा, तो वो लोग लाइबल तब होंगे, वैसे नहीं होंगे। लेकिन वही चीज़ हम लोग सुन्नी में सिया में देखते हैं। हाउएवर इन द सिया सेक्ट द गार्जियन बिकम अ पर्सनली लाइबल।
जब अगर बच्चा नहीं पे कर पाता तो ऑटोमेटिकली सिया में क्या होता है, गार्जियन के ऊपर आता है उस मेहर का अमाउंट पे करने का। आप कहीं अंडरटेकिंग दिए रहे या न दिए रहे, तो क्या समझ में आएगा, जो सुन्नी होता है उसमें अंडरटेकिंग गार्जियन अगर दिया है तब वो पेमेंट करेगा, वैसे वो पर्सनल लाइबल नहीं होगा। लेकिन सिया में क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिकली अगर बच्चा नहीं दे पा रहा है पैसा, लड़का नहीं दे पा रहा है, वो 18 से कम है, तो कौन देगा, उसका गार्जियन देगा। दैट सिंपल, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। So, mutual or prompt dower is payable on demand. It can be demanded at any time, before and after consummation. If the dower is not paid by husband, then the wife has right to refuse conjugal right and successfully defend the suit of RCR, restitution of conjugal right. If the husband is died, then it will charge upon its state. इसमें बोला गया है कि अगर हस्बैंड द्वारा उसके डिमांड करने पे वाइफ के और ये मेहर नहीं पे होता है, तो ये जो कंजुगल राइट होता है वो रिफ्यूज कर सकती है वाइफ, और सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड कर सकती है अंडर RCR, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के तहत। और अगर पति मर जाता है तो वो अपना मेहर का पैसा कैसे चार्ज करेगी, उसके प्रॉपर्टी के द्वारा। यही है हमारा प्रॉम्प्ट और मुअज्जल डावर। अब हम लोग आते हैं मुअज्जल डावर पे। मुअज्जल डावर होता क्या है? मुअज्जल डावर को हम लोग क्या कहते हैं, डिफर्ड डावर भी कहते हैं। ये डिमांड पे बेसिस नहीं होता है, ये किसी सर्टेन इवेंट पे बेस पे रहता है, या जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होता है तब होता है। सर्टेन इवेंट या हैपनिंग सच स्पेसिफिक इवेंट, जिसमें होता है कि जैसे जो हस्बैंड है वो एडल्ट्री कर रहा है, या मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है उन दोनों लोग के बीच में, कुछ इवेंट क्रिएट ऐसा होगा जिसमें उन लोगों को डाइवोर्स देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस टाइम पे ये मेहर का अमाउंट दिया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मुअज्जल डावर कहते हैं। एंड मुअज्जल डावर इट कैन नॉट बी डिमांड एट एनी टाइम। जो वाइफ है कभी भी किसी भी टाइम पे मुअज्जल डावर डिमांड नहीं कर सकती है। प्रॉन्ड में ऐसा था लेकिन डिफर्ड में ऐसा नहीं है। और अगर डावर लेने से पहले वाइफ की डेथ हो जाती है तो जो उसके लीगल हायर होंगे वो लोग क्लेम कर सकते हैं मेहर के लिए। तो यहीं पे स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड का टॉपिक कंप्लीट होता है। और अब हम लोग आते हैं अनस्पेसिफाइड डावर पे। अनस्पेसिफाइड डावर तो आप लोग को नाम से इसका भी समझ में आ रहा होगा कि क्या है। इसमें ये होता है कि जो डावर के टाइम पे ये जो शादी जो मैरिज होता है उस टाइम पे ये डावर को फिक्स नहीं किया जाता है, बट कुछ रेफरेंस लेकर इस डावर को फिक्स किया जाता है। पहला रेफरेंस तो यही है कि वाइफ का बैकग्राउंड देखा जाता है, जो सोसाइटल बैकग्राउंड क्या है, किस घर से आती है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोसाइटी में उसके घर का परिवार का कैसा नाम है, उस हिसाब से मेहर फिक्स किया जाता है। सेकेंड है ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल एंड वर्च्यू, मतलब उसका सुंदरता कितना है, उस सुंदरता के हिसाब से मेहर को फिक्स किया जाता है। इंटेलेक्चुअल देखा जाता है कितनी पढ़ी लिखी है कि नहीं है, वर्च्यू उसकी सोच क्या है, समझ क्या है। और तीसरा है पर्सनल क्वालिफिकेशन। पर्सनल क्वालिफिकेशन में कि वो घर को कैसे रखेगी, उसका नेचर क्या है, वो अपने घर को संभाल सकती है कि नहीं, वो केयरिंग है कि नहीं, ये सब पर्सनल क्वालिफिकेशन। और हाँ, इसमें आप लोग एजुकेशनल भी ऐड कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लोग देखते हैं। एंड फोर्थ इज दैट कि डावर फिक्स्ड कैसे होता है कि जो उनकी सिस्टर है और जो उनकी आंटी हैं उनको डावर कितना मिला था उसके बेसिस पे इनका डावर फिक्स होता है। तो ये 3-4 रेफरेंस थे, इसके बेसिस पे अनस्पेसिफाइड डावर को ये लोग फिक्स करते हैं। और मैंने ये बताया था कि ये डावर जो अनस्पेसिफाइड डावर होता है वो मैरिज के टाइम पे फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि फिक्स ही नहीं होता है, अगर फिक्स नहीं हो पाया है मैरिज के टाइम पे या बाद में भी नहीं फिक्स हो पाया तो ये 3-4 रेफरेंस आप बता सकते हैं। मतलब ये सब 3-4 रेफरेंस देख के उसी अकॉर्डिंग इसको फिक्स किया जाता है। इसी को हम लोग अनस्पेसिफाइड डावर कहते हैं। और अब हम लोग का टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डावर। सो इंक्रीज और डिक्रीज डावर में ये होता है कि हस्बैंड कैन ऑलवेज इंक्रीज द डावर बट डिक्रीज नहीं कर सकता है। वो डावर का पैसा बढ़ा सकता है लेकिन उसको घटा नहीं सकता है। और लेकिन वाइफ के पास पावर होता है कि वो होल्डली और पार्शियली अपने डावर के पैसे को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। बट इसमें भी ये है कि जो वाइफ है वो 18+ होनी चाहिए
और उसका कंसेंट होना चाहिए और यही सब होना चाहिए, तभी वो इंक्रीज और डिक्रीज करने का भी उसके पास भी मतलब राइट्स है। और दूसरा ये है कि कभी कभी जो रिलिक्वेंस मतलब समझाओ माफ करना, इफ द वाइफ रिलिक्वेंस हर डावर इट इज कॉल्ड हिबा ए मेहर। हिबा मतलब होता है गिफ्ट और मेहर मतलब होता है डावर। तो अगर वो अपने जो वाइफ है अपने डावर को रिलिक्वेंसेस करती है, मतलब अपने डावर को माफ कर देती है कि चलो यार तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, अपना डावर अपने पास रखो, तो हम लोग उसको कहते हैं हिबा ए मेहर। हिबा मतलब होता है गिफ्ट और मेहर मतलब होता है डावर, तो इसको हम लोग हिबा ए मेहर कहते हैं। एंड क्लेम ऑफ डावर इज अनसिक्योर्ड एंड इट इज एक्शनेबल क्लेम। एंड मतलब उसके पूरे लाइफ टाइम में अगर उसका पति का डेथ हो जाता है तो जो उसका मेहर का अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, उसके जो पति का जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा उसको उस पैसे को मेहर के पैसे को भरा जाएगा। सो डावर टॉपिक का हम लोग लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ वाइफ राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ डावर। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, आप लोग यही सोच रहे हो। रिटेंशन का मतलब ये होता है टू होल्ड द प्रॉपर्टी। अगर हम लोग स्मॉल लैंग्वेज में देखें तो उसका मतलब क्या होता है, टू होल्ड द प्रॉपर्टी। किसी के प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखने को हम लोग कहते हैं रिटेंशन। अब इसमें दो कॉन्ट्रडिक्शन केस है, दैट इज अ मायना बीबी वर्सेस वकील चौधरी वकील अहमद, एंड सेकेंड इज कपूर चांद वर्सेज कदरुनिशा बेगम। आप ये दोनों केस को एक बार देख लीजिएगा और पढ़िएगा, और ये दोनों बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो लेट एज्यूम दैट एक वाइफ है जो कि जिसका मेहर का पैसा पे नहीं किया गया है, और उसने क्या, तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि वो क्या ये राइट टू रिटेंशन एक्सरसाइज कर सकती है, क्या वो प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है जब तक उसका पैसा ना पे किया गया हो, मेहर का अमाउंट ना पे किया गया हो। तो मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद में कोर्ट ने यही बताया है। उन्होंने बोला है कि जो विडो है अगर उसका पैसा नहीं दिया गया है, वैसे कोई भी वाइफ मतलब, बट इस वाले केस में विडो का केस था, इसमें बोला गया कि अगर कोई विडो उसका मेहर का पैसा अनपेड है तब तक वो विडो अपने पास अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी रख सकती है, जिसको राइट टू रिटेंशन कहा गया, राइट ऑफ रिटेंशन कहा गया है। और उसमें ये भी क्लेरिफाई किया गया कि राइट ऑफ रिटेंशन का मतलब ये नहीं है कि वाइफ को उस प्रॉपर्टी का टाइटल मिल जाएगा, उसको बेचने का हक मिल जाएगा, उस पर उस प्रॉपर्टी पर कुछ भी काम करवाने का हक मिल जाएगा, या किसी को एज अ गिफ्ट देने का मौका मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, बस उसको रिटेंशन मिलेगा, मतलब उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मौका मिलेगा जब तक उसका मेहर का पैसा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, जब तक मेहर का पैसा पेड नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको और कोई राइट्स नहीं मिलता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, वेदर दिस राइट ऑफ रिटेंशन इज ट्रांसफरेबल और इनहेरिटेबल और नॉट। तो जो सेकेंड केस मैंने बताया था कपूर चांद वर्सेज कदरुनिशा बेगम वाला, उसमें इस बारे में जिक्र किया गया है। तो जो मसूरी और क्या नाम है, मसूरी और इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने बोला था कि ये ट्रांसफरेबल भी है और इनहेरिटेबल भी है राइट ऑफ रिटेंशन। लेकिन जो पटना हाई कोर्ट वो था, उन्होंने बोला इट इज़ अ पर्सनल राइट बट इट इज़ नॉट अ ट्रांसफरेबल राइट। तो ऑन दिस पॉइंट मैसूर कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि ये ट्रांसफरेबल भी है और इनहेरिटेबल भी है, लेकिन इस बात को काटते हुए पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट लाया कि नहीं, इट इज़ अ पर्सनल राइट बट इट इज़ नॉट अ ट्रांसफरेबल राइट। और जो एपेक्स कोर्ट था, उन्होंने भी उस पर एग्री किया और इसको माना कि इट इज़ नॉट अ ट्रांसफरेबल राइट, इट इज़ ओनली अ पर्सनल राइट। सो दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, और ये वीडियो मेरी पहली है तो शायद इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब, फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम दैट इज़ अनकोडिफाइड विद सुरभि, एंड सब्सक्राइब ऑन माई दिस चैनल अनकोडिफाइड विद सुरभि। सो इसी के साथ बाय, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए किस टॉपिक पे चाहिए, मुस्लिम लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, और किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है उसमें बताइए, तो मैं ज़रूर आपको ये वीडियो बना के भेजूँगी और मतलब अपलोड करूँगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।